वेलकम स्टूडेंट्स। मैं गीता स्वामी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर से। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शैवालों में जनन 3 प्रकार से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। उसमें से कायिक जनन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शैवालों में अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो तरीका है जिसमें कि केवल एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स या नवजात जो हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। उसमें सभी जीन्स जो जाते हैं वो पेरेंट से ही जाते हैं और पेरेंट केवल एक ही होता है। तो इस तरह से जो बनने वाले नवजात हैं, जो नए पादप हैं, वो बिल्कुल पेरेंट की जेनेटिक कॉपी होते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में ये रिप्रोडक्शन का प्राथमिक तरीका है। इट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोटोप्लाज्म का रिजुवेनेशन होता है, पुनर्यौवन होता है, लेकिन युग्मक आपस में संलयन, युग्मकों का संलयन नहीं होता, अर्थात गैमीट्स फ्यूज नहीं होते, लेकिन प्रोटोप्लास्ट पुनर्यौवित होता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली प्रोटोप्लास्ट यानी कि कोशिका का प्रोटोप्लास्ट समसूत्री विभाजन के द्वारा कई पीसीज के अंदर डिवाइड हो जाता है और हर पीस एक स्पोर का निर्माण करता है और एक स्पोर हर स्पोर नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली स्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। शैवालों में ये स्पोर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जूस्पोर्स यानी कि चल बीजाणु, अप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु, हिप्नोस्पोर्स सुप्त बीजाणु, एकाइनीट्स निश्चेष्ट बीजाणु, ऑटोस्पोर्स स्वतः बीजाणु, पाल्मेला स्टेज पाल्मेला अवस्था, सिस्ट गांठ जैसी संरचनाएं, टेट्रास्पोर्स चतुष्क बीजाणु, एक्सोस्पोर्स बाह्य बीजाणु और एंडोस्पोर्स अंतः बीजाणु। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के स्पोर्स शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जूस्पोर्स, जिनको कि हम चल बीजाणु भी कहते हैं। जूस्पोर्स हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। शैवालों में जूस्पोर्स हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं और जिन कोशिकाओं में ये बनते हैं उन कोशिकाओं को हम चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम कहते हैं। ये जूस्पोर्स नग्न, चल यानी के गतिशील, द्विकशाभिकीय, चतुर्कशाभिकीय या बहुकशाभिकीय संरचनाएं होती हैं। इन जूस्पोर्स के चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनके अंदर आई स्पॉट, दृक बिंदु और प्लास्टिड्स, हरित लवक पाए जाते हैं। द्विकशाभिकीय जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस के अंदर पाए जाते हैं। चतुर्कशाभिकीय जूस्पोर्स यूलोथ्रिक्स और ओइडोगोनिम के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बहुकशाभिकीय जूस्पोर्स वाउचेरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये फोटोग्राफ्स हैं। ये द्विकशाभिकीय जो कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर है, ये चतुर्कशाभिकीय और ये बहुकशाभिकीय। ये बहुत सारी कशाभिकाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर 4 ही नजर आ रही हैं और यहाँ पर 2 ही नजर आ रही हैं। तो चल बीजाणु कई प्रकार के होते हैं: द्विकशाभिकीय, चतुर्कशाभिकीय और बहुकशाभिकीय। ये कशाभिकाएं या फ्लैजिलास जनरली अग्रभाग के ऊपर लगे रहते हैं, इंसर्टेड होते हैं, बट ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के अंदर ये पार्श्व में भी उपस्थित होते हैं। ये एंटीरियर नहीं होते हैं बल्कि लेटरली इंसर्टेड होते हैं। चल बीजाणु या तो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, या तो अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। ये बनते कैसे हैं? जिस कोशिका में ये बनते हैं उसको हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। तो जूस्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो माइटोसिस के द्वारा विभाजित होता है
और पहले 2 कोशिकाएं बनाता है। पहला विभाजन लंबवत होता है जिससे कि 2 कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा विभाजन उस लंबवत विभाजन के 90 डिग्री के ऊपर होता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे कि 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। वो चारों कोशिकाएं कायांतरण के द्वारा चल बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से एक कोशिका में, एक जूस्पोरेंजियम में 4 जूस्पोर्स बन जाते हैं। लेकिन कभी-कभी जैसे वाउचेरिया या ओइडोगोनियम है, इनके अंदर एक जूस्पोरेंजियम में केवल एक ही जूस्पोर बनता है। उसमें क्या होता है कि पूरी कोशिका का प्रोटोप्लाज्म एकत्रित होकर के कायांतरण के द्वारा केवल एक जूस्पोर बना देता। ये जूस्पोर्स जब एक कोशिका के अंदर 4 जूस्पोर बन गए तो कोशिका पे भी प्रेशर, कोशिका की भित्ति पे प्रेशर पड़ता है और ये जूस्पोरेंजियम की वॉल को रप्चर करके, उसको बर्स्ट करके ये जूस्पोर्स बाहर पानी में आकर के फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लगते हैं और सूटेबल जगह देख करके ये अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। ये चल बीजाणु रात को बनते हैं और सुबह तक ये फ्री हो जाते हैं, मदर सेल को छोड़ देते हैं और नया प्लांट में जर्मिनेट होने लगते हैं। ये आप देख लो फ्लैजिला का इंसर्शन, कि ये एंटीरियर भाग पे ही दोनों फ्लैजिला उपस्थित हैं और यहाँ पर ये लेटरली 2 कशाभिकाएं उपस्थित हैं और ये कशाभिकाएं भी अलग अलग तरह की हैं, एक वीप्लेश और एक टिंसल। जूस्पोर फॉर्मेशन जनरली, क्लेब्स ने बताया था कि जूस्पोर फॉर्मेशन जनरली कब होता है, जब कल्चर मीडियम में कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या लाइट कम हो जाए और अंधेरा ज्यादा हो, टेम्परेचर में चेंज हो, या फिर बहते हुए पानी में से एल्गी रुके हुए पानी में शिफ्ट हो जाए या पानी की कमी हो जाए, तो भी जूस्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक मेथड है जूस्पोर फॉर्मेशन का। ये एक कोशिका है, इसके अंदर जब जूस्पोर बनने होते हैं उस समय ये कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं। अब कोशिका का सारा प्रोटोप्लाज्म वॉल को छोड़ करके सेंटर में आ जाता है और पहला विभाजन ये लंबवत हो जाता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि ये 2 कोशिकाएं बन जाती है। अब दूसरा विभाजन इस लंबवत विभाजन के 90 डिग्री एंगल के ऊपर होता है जिससे कि 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये चारों कोशिकाएं कायांतरण के द्वारा, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा 4 जूस्पोर्स बनाती हैं। ये चारों जूस्पोर्स बिल्कुल अपनी पेरेंट सेल, बिल्कुल इस पेरेंट सेल की तरह ही दिखाई देते हैं और ये मदर वॉल को रप्चर करके बाहर आते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। ये रहा एक सेल, इसमें 4 बने और ये मदर वॉल को रप्चर करके बाहर आ गए और ये बाहर आ रहे हैं जूस्पोरेंजियम। ये सेल क्या कहलाएगी, जूस्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये जूस्पोर्स बने उसको हम कहेंगे जूस्पोरेंजियम, और ये बाहर आकर के फ्लोट करते हैं और एक नए प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड आता है अप्लेनोस्पोर्स, अचल बीजाणु, अर्थात ये बीजाणु जिनके अंदर की फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं, कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। जूस्पोर्स के अंदर कशाभिकाएं पाई जाती हैं, सेल वॉल नहीं होती है, जबकि अचल बीजाणु के अंदर सेल वॉल पाई जाती है लेकिन कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। अप्लेनोस्पोर्स भी उसी तरह से बनते हैं जिस तरह से जूस्पोर्स बनते हैं, कि पेरेंट सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म वॉल्स को छोड़ करके अंदर की तरफ एकत्रित हो जाता है और माइटोसिस के द्वारा विभाजित होकर के एक या एक से अधिक पतली भित्ति वाले, पतली कोशिका भित्ति वाले अचल बीजाणुओं का निर्माण करता है। ये अचल बीजाणु भी कोशिका, मातृ कोशिका की भित्ति को रप्चर करके बाहर आते हैं और नए प्लांट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अप्लेनोस्पोर्स जनरली अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनते हैं। कब? जबकि पानी की कमी होने लगती है। जहां पर एल्गी उपस्थित है वहां पर अगर पानी की कमी होने लगती है, सूखा पड़ने लगता है, तो जूस्पोर्स की जगह अप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, सेनेडेस्मस, माइक्रोस्पोरा, पेडियस्ट्रम एटसेट्रा।
ये प्लेनोस्पोर्स हैं। अब देखो इनके चारों तरफ आपको कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है, लेकिन कशाभिकाएं नहीं है। इसी तरह से इसमें कोशिका भित्ति और ज्यादा क्लियर है कि ये चारों तरफ कोशिका भित्ति उपस्थित है। ये भी वही है कि कोशिका भित्ति बहुत क्लियर दिखाई देती है। तीसरा आता है हिप्नोस्पोर्स, सुप्त बीजाणु। जब कंडीशंस ज्यादा प्रतिकूल होने लगती हैं, उस समय कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेती हैं और अंदर प्रोटोप्लाज्म वॉल को छोड़ के इकट्ठा हो जाता है सेंटर में और डिवाइड होना शुरू हो जाता है। बाहर की तरफ मोटी कोशिका भित्ति है, लेकिन अंदर कोशिका में विभाजन होता है और कई बीजाणु बनते हैं, एक या एक से अधिक बीजाणु बनते हैं। ये सब विभाजन माइटोसिस के द्वारा होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। जो अंदर बीजाणु बनते हैं उनको हम कहते हैं सुप्त बीजाणु। ये बीजाणु भी अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन चारों तरफ कोशिका भित्ति अच्छी थिक कोशिका भित्ति पाई जाती है और इन बीजाणुओं में संचित खाद्य पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ताकि जब तक कंडीशंस फेवरेबल ना हो ये जीवित रहें। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, ये हिप्नोस्पोर्स या सुप्त बीजाणु मात्र कोशिका को रप्चर करके बाहर आते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। कई बार ये सुप्त बीजाणु डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं होते, बल्कि पहले चल बीजाणु जूस्पोर्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, फिर ये एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो एग्जाम्पल है वाउचेरिया, ये हिप्नोस्पोर्स। अब इनके चारों तरफ मोटी कोशिका भित्ति स्रावित हो जाती है। एकाइनेट्स, निश्चेष्ट बीजाणु। कुछ फिलामेंटस एल्गी के अंदर, तंतुमय एल्गी के अंदर कई कोशिकाएं अपने चारों तरफ मोटी भित्ति स्रावित कर लेती हैं और स्पोर जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इन संरचनाओं में फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, खाद्य पदार्थ संचित रहता है। इन संरचनाओं को हम एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। एक्चुअल में जब बहुत ज्यादा कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो प्लांट की कई सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो उस समय कुछ कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक थिक वॉल सिक्रीट कर लेती हैं, ताकि उन प्रतिकूल परिस्थितियों को वो सह सके, टॉलरेट कर सके। अब जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, तो ये निश्चेष्ट बीजाणु पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी भित्ति गल जाती है और ये जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा और ओइडोगोनियम। ये आप देख सकते हैं एकाइनेट्स, निश्चेष्ट बीजाणु। ये नॉस्टॉक का एक फिलामेंट है जिसमें ये हेट्रोसिस्ट है। ये कायिक कोशिकाएं हैं। कोई भी कायिक कोशिका एकाइनेट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बाकी कोशिकाओं से चारों तरफ से देखो मोटी भित्ति से ढकी हुई है, बाकी कोशिकाओं में इतनी मोटी भित्ति नहीं होती और इनके अंदर एबंडेंट रिजर्व फूड पाया जाता है, संचित खाद्य पदार्थ खूब मात्रा में पाया जाता है। ये एकाइनेट्स या तो एक एक बनते हैं फिलामेंट में, और कई बार ये एक चेन में भी बनते हैं। ये तीन एक साथ हैं निश्चेष्ट बीजाणु, तो यहाँ पर ये चेन में भी उपस्थित होते हैं। ये भी एकाइनेट है, ये बाकी को ये एक है फिलामेंट में, कहीं कहीं बीच बीच में एक एक एकाइनेट बन जाता है। ऑटोस्पोर्स, स्वतः बीजाणु। स्वतः बीजाणु अचल बीजाणुओं की तरह ही होते हैं और अपनी मात्र कोशिका की रेप्लिका ही होते हैं, यानी कि अपनी मात्र कोशिका जैसे दिखाई देते हैं, परंतु साइज में छोटे होते हैं। जिस भी कोशिका में ये बनते हैं, इनका जर्मिनेशन उसी कोशिका में स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इनको हम स्वतः बीजाणु कहते हैं। जिस भी कोशिका में ये बनते हैं, उसी कोशिका में ये अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं, तो मदर सेल के अंदर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको हम स्वतः बीजाणु कहते हैं। ये क्लोरोकोकेल्स के अंदर और सेनेडेस्मस के अंदर पाए जाते हैं। पाल्मेला स्टेज, बिल्कुल सूखे की अवस्था में कई बार जब अचल बीजाणु बने या चल बीजाणु बने, वो मात्र कोशिका को रप्चर करके बाहर नहीं आते हैं और अंदर ही अंदर पुनः उनके अंदर विभाजन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक ही कॉमन शीट के अंदर बहुत सारी जूस्पोर्स दिखाई देने लग जाते हैं। उस अवस्था को हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। वो एक कॉलोनी का रूप ले लेते हैं। जैसे ही कंडीशन सूटेबल आती हैं, वन बाय वन
पहले मदर वॉल रप्चर होती है, फिर सेकेंड वॉल रप्चर होती है, तो 1 बाय 1 वॉल रप्चर होती है और जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स बाहर आकर के नया प्लांट बनाते हैं। पाल्मेला स्टेज जनरली कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से या पीएच में चेंज आ जाए पानी के, तो ये अवस्था आती है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाल्मेला स्टेज टेम्परेरी होती है, जबकि एनाबेना के अंदर ये परमानेंट स्टेज होती है। ये आप देखो, ये एक कोशिका थी पहले, इसके अंदर विभाजन हुआ तो उससे 4 कोशिकाएं बनी, फिर 4 कोशिकाओं के अंदर ही अंदर 4 और बनती गई, तो इस तरह से बहुत सारी कोशिकाओं की एक कॉलोनी दिखाई देने लग जाती है। इसको हम कहते हैं पाल्मेला अवस्था। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, पहले ये वॉल रप्चर होगी, फिर ये वॉल रप्चर होगी और ये जूस्पोर्स अलग हो जाएंगे। ये भी पाल्मेला अवस्था का ही फोटोग्राफ है। नेक्स्ट आता है सिस्ट, ये जिसको हम कहते हैं गांठ। कुछ एल्गी के अंदर जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, तो थैलस विभाजित होकर के बहुकोशिकीय मोटी भित्ति के छोटे छोटे टुकड़े बना देता है। ये टुकड़े सिस्ट कहलाते हैं। इन सिस्ट के अंदर, इन टुकड़ों के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में फूड मटेरियल स्टोर रहता है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को ये टॉलरेट कर सकें। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, ये सिस्ट जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना देती हैं। एग्जाम्पल है इसका वाउचेरिया। ये आप देख सकते हो, ये छोटी छोटी सिस्ट हैं। टेट्रास्पोर्स, चतुष्क बीजाणु, ये भी नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, अचल बीजाणु हैं, और जिस कोशिका में ये बनते हैं उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिया। टेट्रास्पोर्स हमेशा द्विगुणित पादप पे बनते हैं और खुद ये हेप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। बनते ये द्विगुणित पादप पे हैं, लेकिन खुद हेप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि द्विगुणित पादप की कोशिकाओं में मेयोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है, तो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो मेयोसिस के द्वारा 4 टेट्रास्पोर्स बनाता है। इसीलिए हम इसको टेट्रास्पोर्स कहते हैं कि एक साथ 4 बनते हैं। ये मेयोसिस से बनते हैं और एक साथ 4 बनते हैं, और ये खुद हेप्लॉइड होते हैं और जर्मिनेट होकर के ये हेप्लॉइड पादप को ही जन्म देते हैं। डिप्लॉइड पादप से बनते हैं और हेप्लॉइड प्लांट को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इसका है पॉलीसाइफोनिया और एक्टोकार्पस। ये आप देखो, कोई भी सेल है वो 4 में डिवाइड हो जाती है, और ये चारों, इनको हम कहते हैं टेट्रास्पोर्स। ये देख सकते हो आप, 3 यहाँ दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ, तो ये टेट्रास्पोर्स हैं, चतुष्क बीजाणु इनको हम कहते हैं। 4 के रूप में लगे रहते हैं। हर बीजाणु अंकुरित होकर के नया प्लांट बनाता है, और बनने वाला प्लांट हेप्लॉइड होता है। एक्सोस्पोर्स, बाह्य बीजाणु, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही कई बार मात्र कोशिका बाहर की तरफ कोशिका विभाजन से एक एक करके स्पोर का निर्माण करती है। वेजिटेटिव कोशिका मतलब मुकुलन की तरह से एक स्पोर बनाती है, और हर स्पोर एक बनता है, फिर उसके बीच में एक सेप्टा बन जाता है, फिर एक स्पोर बनता है, फिर एक सेप्टा बन जाता है, पट बन जाता है, जिससे कि 1 बाय 1 स्पोर्स जो है वो रिलीज होते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, और मदर सेल लगातार 1 बाय 1 स्पोर्स बनाती रहती है। तो ऐसे स्पोर्स जो कि मदर सेल के बाहर की तरफ बनते हैं, चूंकि ये मदर सेल के बाहर बनते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स। ये जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी में भी कैमिसाइफन के अंदर पाए जाते हैं। ये देखो आप, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे स्पोर्स, ये बाहर की तरफ बनते हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ। ये मदर सेल है, इसके बाहर की तरफ ये स्पोर्स हैं, और यहाँ पर और देख सकते हो आप, ये मदर सेल, इसके बाहर की तरफ स्पोर बना, फिर बीच में ये पट बन जाता है, ये अलग हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 एक चेन के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते जाते हैं। एंडोस्पोर्स, अंतः बीजाणु, कई बार मात्र कोशिका के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक से अधिक बीजाणु लगातार बनते हैं। मात्र कोशिका फूल करके मोटी हो जाती है, और इसका प्रोटोप्लाज्म तीनों प्लेन्स के अंदर डिवाइड होता है। 3 प्लेन के अंदर डिवाइड होकर के छोटे छोटे एक कोशिकीय स्पोर्स बनाता है। इन स्पोर्स को हम कोनिडिया या गोनिडिया भी कहते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाते हैं, लेकिन इनका जर्मिनेशन हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। एग्जाम्पल इसका है डर्मोकार्पा।
ये आप देख सकते हो, ये एक कोशिका है, इसका प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और ये एंडोस्पोर्स बन गए। ये दिख रहे हैं एंडोस्पोर्स, ये छोटे छोटे एंडोस्पोर्स हैं। ये कोशिका फूल करके मोटी हो जाती है और प्रोटोप्लाज्म इसका टुकड़ों में टूटता है और स्पोर्स बनाता है। अनगिनत स्पोर्स बन जाते हैं। फिर ये स्पोर्स मात्र कोशिका की वॉल को रप्चर करते हैं और बाहर आकर के नया प्लांट बनाते हैं। तो ये तो था शैवालों में अलैंगिक जनन कि एल्गी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे शैवालों में लैंगिक जनन, शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। थैंक यू।